अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट सेकंड केमिकल काइनेटिक्स में आज देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन और द रिलेशन बिटवीन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द we will see what is the relation between relation between relation between stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient and ROR, that is rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के दरमियान कौन सी रिलेशन है वो हम आज देख लेंगे बेटा। सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है, सपोज आपके पास है AA and it gives me beta BB. So these are called reactants and this one is called beta products. These small letters which I have represented here, these are the stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients. So this one is also a stoichiometric coefficient. Now we have to find here कि what is the relation between these stoichiometric coefficients with the rate of reaction. जैसे हमें पता है कि जो rate of reaction होती है बेटा, that is simply the change in concentration of reactants with respect to time or change in concentration of products with respect to time. और सिंपली हम कह सकते हैं कि ये A जो है, यानी कि ये रिएक्टेंट जो है, ये कितना डिक्रीज हुआ है टाइम के साथ साथ, और ये B जो है ये कितना इंक्रीज हुआ है टाइम के साथ साथ, that will be called as a rate of reaction. So we can simply say rate of reaction is equal to माइनस, मैंने इसीलिए लिखा था उस दिन पीछे वाले लेक्चर में मैंने देखा था कि माइनस रखा था, हमने माइनस इसलिए रखा था क्योंकि जो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स निकलेगा वो माइनस निकलेगा, और उस माइनस को प्लस बनाने के लिए आप यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं ताकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको पॉजिटिव मिले। तो यूजुअली हम कहते हैं देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सो वी कैन से चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और that is equal to plus यानी कि increase in concentration of B with respect to time, then that will be called as a rate of reaction. Now here our point is, what is the role of these stoichiometric coefficients in the rate of reaction? That role is, we can simply say कि ये जो आपका stoichiometric coefficient है जो आपको केमिकल इक्वेशन में दिया होगा, आप उसको सिंपली उसको डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, उसको डिवाइड करेंगे टाइम के साथ, यहां पर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है B. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद द रेट ऑफ रिएक्शन. जो भी आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन रिएक्शन में दिया होगा तो आप उसको सिंपली डिवाइड करेंगे. कहां पर डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर में टाइम के साथ, उस वाले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उस वाले रिएक्टेंट टर्म से. ठीक है, ओके. आप देखिए बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल है, सपोज आपके पास एग्जाम्पल है H2 plus N2 and it gives beta twice NH3. So it is twice, it is thrice. So here the stoichiometric coefficient is 1 and here there is nothing but there is 1, and here the stoichiometric coefficient is 2. So now what will be the rate of reaction of such reactions? That will be ROR, that will be equal to beta minus del of H2 यानी कि change in concentration of H2 divided by 3 into delta T. जो इसका stoichiometric coefficient है आपको उसको डिवाइड में रखना है, that is equal to beta plus del of N2, sorry प्लस नहीं, माइनस ऑफ del of N2 divided by इसका stoichiometric coefficient 1 है, that is delta T, that will be equal to beta प्लस ये आपका प्रोडक्ट है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय बेटा, आप क्या लिखेंगे? इट इज 2 into beta delta. So this is the relation between stoichiometric coefficient with the rate of reaction. We will do other examples here like this. Suppose
आपके पास कोई रिएक्शन है इस प्रकार से है बेटा, दैट इज SO2 plus O2 gives SO3. This is twice. I can write here twice. ठीक, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इसकी बनेगी बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस वाली कंसेंट्रेशन को माइनस लिखेंगे, इस वाली कंसेंट्रेशन को माइनस लिखेंगे और इस वाली कंसेंट्रेशन को हम प्लस लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा टी, इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये वाला, ठीक, इज इक्वल टू बेटा माइनस डेल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय, इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल टू प्लस बेटा डेल ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आएगा 2 इंटू डेल्टा टी। दिस विल बी द इक्वेशन। इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? इसको आप दूसरी टर्मिनोलॉजी में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ये जो माइनस लेके ये वाली टर्म जो आती है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ डिग्रेडेशन। आप कह सकते हैं कि ये वाली टर्म और इसके साथ टाइम के साथ और ये वाली टर्म और इस टाइम के साथ, सो वी कैन सिंपली से दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये माइनस वाला जो होगा दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये गायब हो रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि ये बढ़ रहा है। सो आप कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1। आप कह सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 डिवाइड बाय 2। इस तरीके के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे कि आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना होगा, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा, आपको रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालना होगा, वो आप इजीली कर सकते हैं बेटा। ओके, नाउ अगर आपको बेटा मैं एक क्वेश्चन रखूंगा यहां पर ताकि आप उसको समझ लें और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम बेटा देखें। सपोज आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि मेरे पास ये क्वेश्चन है बेटा, इट इज H2 plus O2 gives H2O. It is twice. It is twice. आपको कहा गया है ऐसे बेटा, आपको कहा गया है, आप मुझे बताइएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 if the rate of appearance of water is 3 into 10 raised power 3 moles per liter। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप बताइए मुझे व्हाट विल द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस विथ रेस्पेक्ट टू दिस। तो क्वेश्चन में आपको रिलेशन देखने हैं, किसके और किसके बीच में रिलेशन है, इस और इसके दरमियान रिलेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? हम लिखेंगे माइनस डेल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इसका स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा 2, ये लिखेंगे बेटा। ओके, so that will be equal to plus del of H2 divided by 2 into del T। क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए मैंने प्लस लिखा, ये रिएक्टेंट है इसलिए मैंने माइनस रखा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड? अभी मैंने आपको बताया जब माइनस के साथ आप ऐसे वाले टर्म को लिखेंगे सो दैट विल बी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ disappearance of H2 will be equal to, what is the rate of appearance of this? That is 3 into 10 raised power 3 mole per liter. So this is the answer. Rate of disappearance of H2 in the reaction will be 3 into 10 raised power 3 moles per liter. Suppose आपको अगर मास दिया होगा तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जरा देखिए बेटा प्लीज। सपोज
आपके पास है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 if the rate of appearance of H2O is 180 kg. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यूजुअली मोल्स पर लीटर में आपको कोई चेंज नहीं करनी है, जैसे क्वेश्चन है आपको उसी तरीके से उसका आंसर निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे रेट ऑफ disappearance of H2 divided by 2, that will be equal to rate of appearance of H2O divided by 2। ये जो आप रेट लिख रहे हैं ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, ये आप मोल्स पर लीटर में लिख रहे हैं। तो यहां पर आपको ये मोल्स पर लीटर निकालना है। तो देखिएगा इसका क्या निकलेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ओके ठीक, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, rate of disappearance of H2 in kg divided by molecular mass of H2, that will be equal to beta rate of appearance of water in kg divided by molecular mass of water। so हम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए प्लीज नजर रखिएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, इसका मास आपको निकालना है, डिसअपियरेंस ऑफ H2 will be equal to, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 2, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर इन केजी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये 2 जो है इट इज molecular weight of H2, don't confuse yourself। अब देखिए, rate of disappearance of H2 will be equal to, what is the rate of appearance, it is 180 kg, so it is 180 divided by 1000, तो ये ग्राम्स में बच जाएगा, divided by what is the molecular weight of this is 18, ये 2 यहाँ पे डिवाइड था, जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी, that will be equal to 1010 cancel, so it will be 18 divided by 1800 into beta 2, 18 ones are 18 ones are, so it is 2 ones are 2 5s are 10, this will be equal to, किसके बराबर निकलेगा बेटा, so it will be 1/50 grams, 50 grams, so the answer will be 1/50 grams। okay, understood। okay, चलिए उतारना है, चलिए उतारिए। यहाँ पे याद रखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, जिसका आपको निकालना अगर मास में निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर केजी है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके बेटा, आगे बढ़े, चलो। ओके, अब इसके बाद अब हमने देख लिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विद द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इसके बाद अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस? आपके पास कौन कौन सी टाइप है जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं?
we have two types of rate of reaction. One is called average rate of reaction. Rate of reaction. And second one, we have instantaneous rate of reaction. This average rate of reaction is represented as V average. Yeah, we can simply say it is R average. And this instantaneous rate of reaction is represented as R inst. What is this average rate of reaction? It is the rate of reaction over a large interval of time. अगर आप किसी रिएक्शन की रेट निकालने की कोशिश करेंगे लेकिन टाइम ज्यादा लेंगे आप कि बहुत ज्यादा टाइम आप लेंगे उसमें देखेंगे कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेड या प्रोडक्ट की चेंज हुई है with change in that bigger interval of time, then that will be called as average rate of reaction, and it is the rate of reaction at any particular instant of time. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे then that will be called as the instantaneous rate of reaction. मैं आपको समझाऊं, देखिए बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं. ठीक, ओके. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वो रेट ऑफ रिएक्शन है जब हम टाइम इंटरवल ज्यादा लेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी दैट रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ किसी खुसूसी टाइम पे, यानी कि फॉर एग्जांपल 10:30 बजे, 11:30 बजे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखेंगे then that will be called as an instantaneous rate of reaction. Now if we are taking separately them, अगर हम इनको separately लेंगे, average rate of reaction, सपोज आपके पास एक ग्राफ है ऐसा, छोड़ दीजिए ग्राफ को फिलहाल ऐसे ही. सपोज आपके पास रिएक्शन है A gives B. हम मान लेंगे एट टाइम T1 इसकी कंसंट्रेशन A1 है और एट दैट टाइम इट्स कंसंट्रेशन विल बी B1. आफ्टर टाइम T2 कुछ टाइम हो चुका होगा, उसके बाद ये टाइम गैप ज्यादा होनी चाहिए, T1 और T2 के दरमियान गैप बहुत ज्यादा होनी चाहिए, so it will be A2 and this will be B2. तो हम कह सकते हैं ना रेट दैट इज एवरेज दैट इज इक्वल टू, अब मान लीजिए ये मोलर कंसेंट्रेशन है A की और ये मोलर कंसेंट्रेशन है B की एट द पर्टिकुलर एट द रेस्पेक्टिव इंटरवल्स ऑफ टाइम. एट T1 ये है, एट T2 ये है. ये एवरेज रेट जो है T1 पे जो है दैट इज A1. ठीक, ओके. T2 पे क्या है बेटा A2. इस दरमियान कितना टाइम चेंज हो रहा है, दैट इज T2 माइनस T1. ओके, या यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल, अब चेंज जब निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल देते हैं. सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ B, दैट इज B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है A दैट गिव्स B. आप मान लीजिए किसी टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन A1 है, उस वक्त इसकी कंसेंट्रेशन B1 होगी. एट सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम जब थोड़ा टाइम चला जाएगा उसके बाद T2 पे आप मानेंगे इसकी कंसेंट्रेशन A2 है और इसकी कंसेंट्रेशन B2 है. आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द
चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कितनी कंसेंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट्स की टाइम के साथ साथ, या कितनी कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की टाइम के साथ साथ चेंज होती है कंसेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द रेट। अब ये रेट एवरेज हम लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये ए जो है ये कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज T2 माइनस T1। अब यहां पर चेंज इन कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट इज P2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब देखिए, अब यहां पे आप दिमाग लगा दीजिए, ये A2 ज्यादा होगा कि A1 ज्यादा होगा? पहले तो रिएक्शन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, लेकिन टाइम होता चला जाएगा इसकी कंसेंट्रेशन घटती चली जाएगी, तो दिस A2 will be smaller as compared to A1, तो A2 will be less than A1। अब यहां क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A divided by delta KT, that is the change in concentration of, that is the change in concentration of A माइनस इसलिए लिखा क्योंकि जो यहां पर ये चेंज माइनस आएगी तो उस माइनस के साथ ये रेट जो हमारे पास आएगी ये प्लस आएगी, और दिस इज डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू ये B2, क्योंकि टाइम के साथ साथ B की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, पहले कम होगी फिर उसके बाद टाइम बढ़ता चला जाएगा तो B की कंसेंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम A की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी, सो वी कैन से प्लस दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T, so this will be called as average rate of reaction, so this is the expression for the average rate of reaction। अब सपोज इसको ग्राफिकली हम दिखा देंगे, सपोज दिस योर टाइम और ये आप मान लीजिए कंसेंट्रेशन है, ठीक है। so, ये मान लीजिए ये जो है ये वाला ग्राफ ऐसे आ रहा है और ये वाला ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये पहले रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स का कर्व है और ये प्रोडक्ट्स का कर्व है। अब देखिए बेटा, जो प्रोडक्ट्स थे वो पहले जीरो थे, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उसकी कंसेंट्रेशन डी की कंसेंट्रेशन टाइम जीरो थी, लेकिन ए की कंसेंट्रेशन कुछ थी, इसीलिए हमने ग्राफ यहां से स्टार्ट किया, तो बी की कंसेंट्रेशन कम होती चली जाएगी, ए की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। ओके, सपोज हम मान लेंगे एट टाइम T1, मान लीजिए टाइम T1, इस वक्त क्या कंसेंट्रेशन होगी प्रोडक्ट्स की, इसको को ज्वाइन कीजिए, ये वाला ये पॉइंट, ठीक, तो दैट विल बी द कंसेंट्रेशन, सो दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज B1, ठीक, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, आप मान लीजिए वो ये है, सो दिस इज A1, ठीक। अब मान लीजिए टाइम T2 पे ये कंसेंट्रेशन कितनी होगी, ये आ गई इधर रिएक्टेंट्स की, ठीक है ना बेटा, ओके, ये मान लीजिए इधर, एट द सेम टाइम इसकी कंसेंट्रेशन ये होगी, so this will be B2 and this will be B2 and this will be A2, ठीक। तो देखिए ना, ये जो B1 है ये पहले कम थी, टाइम के साथ साथ ये बढ़ती चली गई, और जो A1 था ये पहले ज्यादा था, अभी टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी, तो हम कह सकते हैं here in this graph R average होगा that will be equal to B2 A2 minus A1 divided by del T minus, ठीक, okay, so that is equal to plus B2 minus B1 divided by del T, यानी कि टाइम की चेंज कितनी हुई है, okay, so this was the average rate of reaction, okay, you should write down।
ठीक है ना बेटा, रब करो, चलिए ओके। इसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड बेटा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या कहा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन विच इज ऑब्टेन्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखेंगे, सो हियर इट इज पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त वो रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज नहीं रहेगी, वो बन जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट, और जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे RINST, इंस्टेंटेनियस से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास एवरेज रेट थी RAV, that was equal to minus del of reactant R divided by del T। ओके, अब यहां पर आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या बनेगी? प्लस डेल ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है ना भाई? अब जब हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कहेंगे तो T2 माइनस T1 जो होगा दैट विल अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू जीरो। वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? जीरो के बराबर। तो हम कहेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। चेंज इन टाइम जो होगा, यानी कि इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के दरमियान ज्यादा गैप नहीं रहेगी, बल्कि बहुत ही कम गैप रहेगी। दैट विल बी नेग्लिजिबल एंड दैट विल बी कंपेरेबल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं उस वक्त ये जो एवरेज रेट है उस वक्त ये बन जाएगी आर इंस्टेंटेनियस। कब बन जाएगी? जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगी फिर? आर इंस्टेंटेनियस दैट विल बी इक्वल टू माइनस, तो फिर एक डिफरेंशियल बन जाएगा, डेल्टा नहीं बनेगा। डेल्टा मीन ओवर अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, सो ये बनेगा डी ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी दैट विल बी इक्वल टू प्लस डी ऑफ पी divided by dt. So this will be called as the what beta? Every instantaneous rate of reaction. So ये है आपके मैथमेटिकल फॉर्म किसकी बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर आप इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? जरा देखिए बेटा, जरा देखिए, ये देखिए आपके पास ये ग्राफ है। ओके, सो अब मान लीजिए कंसंट्रेशन है और मान लीजिए टाइम है। दिस इज टाइम एंड दिस इज कंसंट्रेशन। ओके, सपोज आपके पास ग्राफ ऐसे है, ये है आपके पास। आपको बताना है इस वाले पॉइंट, इस वाले टाइम पे आप बताइए व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of this. What will be the rate of reaction? Instantaneous rate of reaction. आप क्या करेंगे? सिंपली आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे इस वाले लाइन पे, ये देखिए टेंजेंट, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। जो ये थीटा होगा दैट इज tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू स्लोप and that will be equal to r instantaneous। वही r instantaneous होगा। अगर आपको यहां पे निकालना होगा, ये देखिए स्लोप निकाल लीजिएगा, थीटा है तो दैट विल बी tan थीटा एंड दैट विल बी द स्लोप, दैट इज instantaneous rate of reaction। Okay, I hope you will understand it। Okay, in next lecture we will go through the factors affecting the rate of reaction। Thank you so much।